कॉकरोच जनता पार्टी दोस्तों 3-4 दिन से या यूं कहें कि एक हफ्ते से एक पूरे ही सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चारों तरफ एक बवाल सा दिख रहा है जिसको कि कहा गया है कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। अब ये क्या है, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन इसको चला रहा है, इसका एजेंडा क्या है और इसका एग्जैक्टली आउटकम क्या निकलेगा, आइए आज इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं जो ये कॉकरोच शब्द की जो उत्पत्ति हुई हाल के दिनों में, जो पिछले 4-5 दिनों में जो कॉकरोच शब्द की उत्पत्ति हुई है हुई कहां से आखिर। तो इसके लिए आपको मैं ले चलता हूं 15 मई 2026 को। 15 मई 2026 को जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने एक टिप्पणी करी, एक किसी सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी करी जिसको कि ये कहा गया कि साहब ये जो है, जो हमारा यूथ है, जो बेरोजगार युवा है, उसको उन्होंने कॉकरोच बोला। तो बेसिकली क्या था इसके पीछे का जो एक लॉजिक है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद सुनाता हूं, इसके बाद बताता हूं कि एग्जैक्टली उसका उनका लॉजिक क्या था। पहले आप इस वीडियो को सुने। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. अब आपने वीडियो सुन लिया। अब आप ये मुझे बताइए कि जो उन्होंने टिप्पणी करी और जो एक ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, इसके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है। अब मैं बताता हूं इसके बीच का डिटेल क्या है इसके पीछे की। देखिए हुआ क्या कि कुछ लोग जो अवैध पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, जनहित याचिका जिसे कहते हैं, कुछ लोग बड़े अवैध रूप से काम करते हैं इस पर, और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे होते हैं जो कि आरटीआई के नाम पर लोगों से पैसा लेते हैं या ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं और कोर्ट को उलझा के रखते हैं आरटीआई में। तो चीफ जस्टिस ऐसे ही एक केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें कि उन लोगों के लिए, उन ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया पे या आरटीआई एक्टिविस्ट बन के या अपने आप को ऐसा कार्यकर्ता बनाकर, जो मीडिया का कोई कार्यकर्ता बना के ये पेश करते हैं कि साहब हम देश के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, चुप पर हम बेरोजगार हैं, जिनके पास फेक डिग्रीज हैं या बोगस डिग्री जिन्हें कहा जाता है, वो ऐसी फेक डिग्री लेके वो लॉ की भी पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ का काम कर चुके हैं, लॉ के अंदर घुसे हुए हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनके लिए, उनकी भीड़ को कहा कि ये कॉकरोची की तरह जो है ये गंदगी फैला रहे हैं, हमारी जुडिशरी में गंदगी फैला रहे हैं, और उन वकीलों को ये एड्रेस किया कि आप इनका साथ न दें ज्यादा, और ये लोग एक पैरासाइट है, सुसाइड पैरासाइट का मतलब परजीवी है, क्योंकि दूसरे के पैसे पे ऐश करता है, दूसरे के टुकड़ों पे पलते हैं, ये वैसे लोग हैं। तो इन लोगों से आप सावधान रहिए, और ये सिस्टम पे अटैक करते हैं डायरेक्टली। तो ये टिप्पणी बेसिकली इसके लिए की गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कह दिया। अब साहब कॉकरोच हो गया, बड़ा कुछ हो गया। अब हुआ हंगामा नेक्स्ट डे से, 16 तारीख से ये हंगामा शुरू हुआ कि साहब ये हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसने बेरोजगारों को कॉकरोच कैसे कह दिया, जबकि सिस्टम तो इतना भ्रष्ट है, सब कुछ है, और ये बेरोजगार युवा जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो ये आपने कॉकरोच कैसे कह दिया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 16 तारीख को, 15 तारीख को ये टिप्पणी हुई, और 15 तारीख को चीफ जस्टिस ने इसका एक क्लैरिफिकेशन भी दे दिया था कि भाई ये मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया है, तो उसका क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने दे दिया था। खैर 16 तारीख को एक लड़का है अभिजीत दिपके, ये जो है यूएस का रहने वाला है, बोस्टन यूनिवर्सिटी से इसने पब्लिक रिलेशन में पढ़ाई की है, और इसने जो है एक अपने इंस्टा हैंडल पे एक आईडी बना दी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और उसको ये कहा गया कि साहब ये दिस इज फॉर द यूथ बाय द यूथ एंड दिस बिलोंग्स टू यूथ। ठीक है जी, कि साहब ये सिर्फ युवाओं की बात करने वाली जगह है, यहाँ पे युवा जो है अपनी बात करें, सब कुछ करें। उसने ये एक ऐसा हैंडल बना दिया। अब क्या हुआ साहब, देखते ही इसके दुनिया भर के फॉलोअर बढ़ते चले गए। 6 दिन में इसके जो है 21 मिलियन जो है, 2 करोड़ से ऊपर जो वो हो गए, इसके फॉलोअर हो गए, लगातार जो है वो फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। और ये कहा गया साहब कि जो अभिजीत दिपके है उसके द्वारा ये कहा गया
कि साहब जो है बीजेपी से ज्यादा हम लोगों ने अपने फॉलोअर बना लिए। हालांकि इस बात का कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, बीजेपी से ज्यादा बहुत लोगों के फॉलोअर हैं, तो ये नहीं कि आप उन्हें प्रधानमंत्री बना दें या आप उनको अपना हीरो बना दें, खैर वो एक अलग बात है। अब थोड़ा सा चलते हैं अभिजीत दीपके की बैकग्राउंड पर, ये आदमी कौन है, क्या है, ये अचानक से कैसे इतना फेमस हो गया। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि जो अभिजीत दीपके जो लड़का है, ये आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन एडवाइजर रहा है 2021 से लेकर 2024 तक। 2020 के चुनावों में आम आदमी पार्टी से जुड़ा और उसके बाद इनका जितना भी सोशल मीडिया का हैंडल था, सोशल मीडिया का जितना भी कन्वेंशन था, ये सब कुछ ये हैंडल कर रहा था, सब कुछ ये संभाल रहा था। और मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री भी थे वहां के दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार में, ये जो है उनका कम्युनिकेशन फेलो था, मतलब ये कम्युनिकेशन एडवाइजर था किसका, डायरेक्ट टू मनीष सिसोदिया। तो अब आप ये देख लीजिए, सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड में आ गया कि आम आदमी पार्टी का एक बी टीम है जो कि अब ये जेन जी के लिए काम कर रही है, जेन जी के लिए कर रही है, अब उनके विरुद्ध काम कर रही है, बाद में पता लगेगा, पर ये आम आदमी पार्टी का एक सेकंड फेस है। अब आप अगर इनकी आईडीज में जाके देखेंगे तो टोटली आपको आम आदमी पार्टी का एजेंडा दिखेगा, जो कि एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, या क्या है कि एंटी नेशनल जो है, उन सब चीजों से भरा हुआ है, जिसमें कि आपका किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट जो था उसमें था, उसमें भी इसने बड़ी भूमिका निभाई अपनी, उनको भड़काने में। शाहीन बाग, सीएए, ये इस तरीके के जितने भी अभियान हुए हैं हिंदुस्तान में सरकार के विरोध में, उन सब में इनकी भागीदारी थी। तो आम आदमी पार्टी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो इसके साथ हो ही गया, वो तो क्लैरिफाई हो चुका। अब बात करते हैं इसके को फाउंडर्स में। इसके को फाउंडर कौन है? इसका को फाउंडर है अर्पित शर्मा नाम का एक लड़का, जो कि यूके में रहता है। और आपको मैं बताऊं कि ये लोग सारे बड़े वेल ऑफ हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड एंड हाईली अर्नड पर्सन्स, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं, बहुत इनके फॉलोवर हैं। तो ये ऐसा नहीं कि बेरोजगार हैं ये लोग, कुछ नहीं है, सब कुछ रोजगार है इनके पास, बहुत कुछ है इनके पास। अब बात करते हैं अर्पित शर्मा की। अर्पित शर्मा कौन है? ये आम आदमी पार्टी के ही एक फेलियर नेता है, उसका बेटा है, जो कि दिल्ली के चुनाव में खड़े हुए थे और वो अपना जमानत भी जब करवा के बैठे, जमानत भी नहीं बचा पाए, ये उनका लड़का है। तो आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट कनेक्शन तो ये है ही। अब इसके साथ इसके फॉलोअर कौन कौन है साहब? ध्रुव राठी, बिल्कुल एंटी नेशनल कैंपेन चलाने वाला। रवीश कुमार, आप सब जानते हैं रवीश कुमार की हालात और हरकतें क्या हैं। और रेंटिंग गोला, वो भी बिल्कुल टोटली एंटी नेशनल बात करने वाला। पूरब झा, फेयर डिसूजा, अगर आप इन सब की आप प्रोफाइल में जाके देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, गोदी मीडिया और ये सब कुछ एंटी नेशनल बातें आपको सुनाई देगी टोटल, जो सिर्फ सवाल सरकार से सवाल करना जानते हैं, इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें तड़का लगा दिया किसने? टीएमसी के सांसदों ने, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, ये लोग इसमें भी घुस गए साहब। मैं हूँ कॉकरोच, मैं हूँ पहुंच गया, मैं हूँ जो हूँ, क्या मनीष सिसोदिया ने कहा मैं भी कॉकरोच हूँ साहब। क्रोकोडाइल ऐश करते हैं परीक्षा लीक करा के, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। रेंट बढ़ गया, ईएमआई बढ़ गई, सैलरीज नहीं बढ़ रही, क्रोकोडाइल ऐश करते हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, इन क्रोकोडाइल्स को ठीक करने के लिए कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूँ। तो ये सारे के सारे इसमें आ गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि अचानक से 7 दिन में इनके इतने फॉलोअर बढ़ गए, जब 20-21 लाख, वो 21 मिलियन पहुंच गए, 22 मिलियन पहुंच गए। क्या है इसके पीछे का लॉजिक? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसमें से 42% जो है पाकिस्तानी फॉलोअर हैं, इसमें ईरान के फॉलोअर हैं, इसमें खालिस्तानी समर्थक जितना है वो इसके फॉलोअर हैं, इसमें टर्की के फॉलोअर हैं, इसमें बांग्लादेश के फॉलोअर हैं। तो आप एक चीज का ध्यान दीजिए, ये एक ऐसी टूल किट है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि अब जागृत हो चुका है दोबारा से। और क्यों जागृत हो चुका है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली का चुनाव ये लोग हार चुके, बंगाल का चुनाव ये लोग हार चुके, जो विपक्ष जो है वो हार चुका। अब इनको ये लग रहा है कि साहब हमारे चेहरों पर तो अब हमें वोट मिलने का नहीं, अब लिहाजा हम क्या करें? तो इन्होंने कीड़े का डाल दिया, कॉकरोच का चेहरा डाल दिया साहब, कि लोगों को इसके नाम पर इकट्ठा करो, किसी का फेस तो है नहीं इसमें, और यहाँ पे अपनी कन्वेंशन शुरू करो। ये इनका बेसिकली एजेंडा था। अब आप इस कॉकरोच पार्टी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए साहब, क्या इसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा? शुरू में तो सबको, हमको भी यही लगा कि मजाक है, पर जब इसके तह में घुसते चले गए तो पता लगा ये तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ, या देश की सरकार को अस्थिरता लाने के लिए उसमें वो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है
कि साहब पहला क्राइटेरिया है कि वो बेरोजगार हो, जो बेरोजगार है वो इनके साथ जुड़ सकता है, अनएम्प्लॉयड आदमी। दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने रखा कि जो कि लेजी हो, आलसी हो, जो उसको कोई हर समय पड़े रहना पसंद है, वो इनका क्राइटेरिया में सेकंड नंबर पे आता है साहब। थर्ड क्राइटेरिया इनका वो है जो कि 24 घंटे दिन रात फोन पर जो हो, क्रोनिक फोन यूजर हो जो कि, तो वो इनका तीसरा क्राइटेरिया है, जो कि हर मतलब बिल्कुल वेला जिसे कहते हैं, खाली हो, फालतू हो, वो इनके साथ जुड़ सकता है। चौथा इन्होंने क्या करा, जो कि सोशल मीडिया का रेंटर हो। रेंटर का मतलब होता है अपनी भड़ास निकालना चाहता हूं सोशल मीडिया पे, कि मैं जो भी मेरे खिलाफ मेरे मन में मैं तुरंत बोल दूं, मैं भड़ास निकाल दूं। ये इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा, उसके लिए बाकायदा गूगल फॉर्म भी दिया गया, आप उसको भरिए और इसकी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो इन चारों पॉइंटों से आपको ये लग रहा है कि ये क्या यूथ के बारे में सोचने वाले लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ भड़ास निकालने के लिए निकाला गया कि आप आइए यहाँ पे भड़ास निकालिए, सरकार को कोसिए, इसको कोसिए, उसको कोसिए, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला। अब चलिए ये भी होगी बात। अब बात आती है, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी रेडी कर दिया। देखिए आप, मतलब आप कितना स्मार्ट वर्क ये लोग कर रहे हैं कि पहले से इतना डिसाइडेड था कि एक ही दिन में इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गूगल फॉर्म, मैनिफेस्टो सब कुछ रेडी कर दिया, सब कुछ रेडी कर दिया। अब मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या रखे हैं पॉइंट्स, अब आप देखिए। पहला पॉइंट है कि जब भी कोई जज रिटायर हो तो दैट जज शुड नॉट बी रिवॉर्डेड इन एनी वे। मतलब कि अब अगर कोई जज रिटायर होता है जब भी, तो न तो उसको कोई राज्यसभा ना लोकसभा कोई उसको सीट प्रदान नहीं करनी चाहिए। आप रिटायर हो गए तो आप जाइए। किसी भी जज को आप सिस्टम का अंग नहीं बना सकते, मतलब सरकार का अंग नहीं बना सकते कहीं से भी। दूसरा इन्होंने क्या रखा साहब कि जो भी वोट का बात जो आती है, अगर कोई भी वोट इनवैलिड हो जाती है तो जो इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनके खिलाफ मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा होगा, यूएपीए लगेगा साहब, मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा किया जाए कि इनका वोट इलेजिटिमेट कैसे हो गया। तो कोई मतलब बिल्कुल ही लॉजिक बात। तीसरा इन्होंने क्या कहा साहब, महिला को 50% आरक्षण दिया जाएगा, हर चीज में 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। चौथा इन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसमें गोदी मीडिया टाइप की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। याद ले लेके फिर से वो गोदी मीडिया पर आ गए, वो भी नहीं होनी चाहिए साहब। फिर पांचवा इन्होंने एक और रखा, जो मैनिफेस्टो का पॉइंट था कि जो दल बदलू नेता हैं उन पर आपको 20 साल के लिए बैन लगा देना चाहिए कि वो किसी और दल में शामिल नहीं हो सकते। अब आप इनके मैनिफेस्टो को पढ़ के आपने एक दिमाग में आपके कोई पिक्चर एक फ्रेम आउट हो रही होगी। अब इसकी जो है क्रोनोलॉजी को समझिए आप, आखिर क्या क्रोनोलॉजी है। इन्होंने जो पहला पॉइंट दिया जुडिशरी को लेके कि साहब जज को आप रिटायरमेंट का रिवॉर्ड नहीं दे सकते। अब जुडिशरी से क्या समस्या है? जुडिशरी में क्या है कि आपने देखा होगा, जब अभी अरविंद केजरीवाल का जब केस चल रहा था एक्साइज वाले केस में, जो शराब नीति वाले में, उसमें एक लेडी जज थी, क्या थे, स्वर्णकांता शर्मा। तो अरविंद केजरीवाल ने उनके जो कोर्ट है उसमें ये मना कर दिया था कि मैं इसमें केस नहीं चलाना चाहता और मेरे को इन पर भरोसा नहीं है या मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो जुडिशरी से पहले इनकी वहां पे गफलत हो गई आपस में, तो इन्होंने कहा साहब जुडिशरी वालों को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए बाद में। फिर आप क्रोनोलॉजी को समझिए, और इन्होंने क्या रखा साहब कि जो वोट का रखा इन्होंने कि जो वोट जो अगर इनवैलिड हो जाती है तो उस वोट का जो है वो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। अब ये कहां से जोड़ दिया इन्होंने इसको? एसआईआर से। एसआईआर में बंगाल में इन्होंने देखा बहुत लाखों वोटर जो है कट गई है, जिनके पास कोई घुसपैठिए थे और कोई दस्तावेज नहीं था, उनकी वो काट दी। तो उसके लिए इन्होंने रखा नहीं जी, एक भी वोट कैसे कट गई देश से। ये आप देखिए वहां से इसके तार जुड़ रहे हैं। तीसरा एक पॉइंट इन्होंने रखा साहब, मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज की डेट में इनको लग रहा है साहब सब मोदी 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 कर रहे हैं, मोदी के गुणगान कर रहे हैं, तो मीडिया जो है वो बिकाऊ हो गई है। ऐसा तो नहीं है, जो सच है वो दिख रहा है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ही खास मोदी प्रेमी हो, वो भी हो सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं सारी मीडिया बिक चुकी है, ऐसा तो नहीं है। आज भी उसको पांचवा स्तंभ इसीलिए माना जाता है कि नहीं साहब लोकतंत्र का पांचवा स्तंभ है वो मीडिया। तो यहां से भी उनके तार जुड़ गए, क्योंकि मीडिया में इनके अगेंस्ट बहुत कुछ चल रहा है। एक इन्होंने ये रखा साहब कि दल बदलू पर 20 साल का बैन। ये जो है क्लियरली राघव चड्ढा पे इन्होंने अपना जो है सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया अभी, क्योंकि राघव चड्ढा इनकी पार्टी का भी एक बहुत बड़ा स्तंभ था, वो चला गया, वो अब गरिया रहा है इनको बाहर से, तो उन्होंने कहा साहब कि उसको भी बैन कर देना चाहिए। तो ये जो ऐसे क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो ये ऐसे लॉजिक्स हैं जिससे आपको लगेगा कि ये केवल और केवल देश के जो बेरोजगार युवा जो बेचारे स्ट्रगलर हैं
उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। अब आप ये वाली वीडियो सुनिए। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। सुना आपने वीडियो? केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि साहब नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी जिस तरह से सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आया था, ऐसे ही भारत में भी आ जाए। क्यों आ जाए भाई? आप भड़का रहे हैं लोगों को। आप क्यों नहीं बोल रहे कि नहीं, सिस्टम तो हम जुडिशरी के थ्रू या इसके थ्रू जो है उन पर हम केस करेंगे, मुकदमे करेंगे, अगर कोई भ्रष्ट नेता तो हम उसको वहां पहुंचाएंगे, जेल पहुंचाएंगे। आप जेनजी को बोल रहे हैं कि आके तोड़फोड़ करिए और बदतमीजी करिए। ये तो आप क्लियर, आप देशद्रोह का मुकदमा तो आप पर होना चाहिए। आप खुल के भड़का रहे हैं अपने जो हमारे जो देश के युवा हैं उनको आप भटका रहे हैं और भड़का रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो सारी बातों का जो लब्बो-लुआब ये निकलता है कि कुल मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। ये आने वाले पंजाब चुनावों के लिए अपनी बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं कि किसी तरह युवाओं को डाइवर्ट किया जाए, मोदी से हटाया जाए, भाजपा से हटाया जाए और अपने पंजाब चुनाव में इनका फायदा मिले, या आगामी और भी किसी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां विपक्ष को कोई ना कोई फायदा मिले। तो सारा का सारा एजेंडा ये है। तो इसलिए आप इनके भुलावे में, इन भटकावों में आप मत आइए। अपने आसपास के जो आपके युवा पीढ़ी है उनको भी समझाइए कि ऐसे प्रोपेगेंडा से निश्चित रूप से दूर रहें और इनकी जो सही क्रोनोलॉजी है उसको आप जरूर समझें। नहीं तो देश में वैसे ही हालात उत्पन्न हो सकते हैं जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। पर लेकिन भारत का युवा बहुत समझदार और बहुत सक्रिय है, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है। पर आप इन विदेशी टूल किट्स को बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।